तो एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका सीटेट मैराथन में। और आज हम डे 4 में करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी। आज हम ईवीएस की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर 2019 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वी विल डिस्कस देम। जब हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये थॉट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनका जवाब किस बेसिस पे हमें देना है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम यहाँ सिर्फ पेडागोजी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम किसी और दिन बाद में ले सकते हैं। फिलहाल पहला मेन फोकस जो हमारा है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस और पेडागोजी क्वेश्चंस पे रहेगा, क्योंकि अगर आपको पेडागोजी क्लियर है तो मैक्सिमम मार्क्स आप वहाँ स्कोर कर सकते हैं। साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो हमारा था, in EVS concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? देखिए, ये आपसे कह रहा है कि जो ईवीएस का जो कॉन्सेप्ट है और उसके जो इश्यूज, जो भी हम लोग उसके मुद्दों के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण के बारे में जब पढ़ते हो आप, तो उसमें जो भी इश्यूज आप डिस्कस करते हो, ठीक है, उसको हमने कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया हुआ कि ये साइंस का टॉपिक है, ये सोशल साइंस का टॉपिक है। ऐसा क्यों? जबकि जब आप 6th ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं तो आपकी साइंस अलग हो जाती है, सोशल साइंस अलग हो जाती है। तो उसका कोई तो ऐसा रीजन होगा ना कि ऐसा क्यों किया गया है। तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। Syllabus of EVS has been prescribed as such by CBSE. So ये जो सिलेबस है वो CBSE ने इसी तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है, इसी तरीके से उन्होंने निर्धारित किया है, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। The child looks at his her environment in holistic manner. अब देखिए, होलिस्टिक का मतलब होता है जब आप एक किसी चीज को ना पूर्ण रूप से देखते हैं, उसके हर एक पहलू को, आप उसके हर परिवेश को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चा जो है वो अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को जो है ना उसको पूरे समग्र रूप से, यानी कि पूरे होलिस्टिक मैनर में उसको देख रहा है। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये बहुत अच्छी एक लर्निंग पढ़ाने की और पढ़ने की, समझने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छी है, जिसमें हम कंपार्टमेंटलाइज ना करें और इकट्ठा दोनों को पढ़ा दें। इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, और ये सिलेबस लोड को भी कम करती है। तो देखिए, जब बात ईवीएस की आती है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज की, तो पहली चीज तो ये समझिए ऐसा क्यों है कि प्राइमरी में आप ईवीएस पढ़ते हैं और उसके बाद जैसे ही आप 6th में जाते हैं तो वहां से आप लोग सोशल साइंस और साइंस पढ़ने लगते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जहां पर आप हर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं, ठीक है। वो आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है और उससे बच्चा सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सिलेबस जो है वो हमारा इसी तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया इसीलिए हम इसको, इस ऑप्शन को मान ले। बिल्कुल नहीं जी, सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। ये सोच के बनाया जाता है कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उस वक्त उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है और उस वक्त वो क्या क्या चीज समझने की और किस तरीके से समझने की क्षमताएं रखता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा नहीं हो सकता। ये एक बहुत अच्छी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। जब भी जब आप आगे भी तो अलग करके पढ़ा रहे हैं ना, तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी का हम इसको बेस मानकर नहीं चल सकते कि उसको कंपार्टमेंटलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका लोड कम करती है। तो ईवीएस जो है वो बेसिकली जब आप पढ़ाते हैं तो पूरे एनवायरनमेंट को लेकर पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चा अपने आसपास पूरे एनवायरनमेंट को होलिस्टिक मैनर में देखता है। ऐसे नहीं देखता कि ये साइंस का टॉपिक हो सकता है या ईवीएस का टॉपिक हो सकता है, इस वजह से। सो आंसर विल बी 2। Next question. Which of the following is true with respect to EVS subject for class first and second? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और दूसरी क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो सही है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो आप एनसीईआरटीज तो पढ़ ही रहे हैं प्रिपरेशंस के लिए, तो आपको पता होगा फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की एज सच कोई बुक नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर होगा कि जब आप ईवीएस की बुक्स पढ़ने के लिए लेते हैं वो 3rd क्लास से मिलती हैं, राइट। प्राइमरी में फर्स्ट और सेकंड के लिए ईवीएस की बुक नहीं है। ईवीएस के पढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो सब्जेक्ट अपने कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स जो आप पढ़ा रहे हैं, आप उसी में से ईवीएस का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, वहीं से कोई जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में किस तरीके से एनवायरमेंटल स्टडीज जो है या ईवीएस सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है।
या कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए सही है। ये कहते हैं इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज। ये कह रहे हैं जो लैंग्वेज होती है उसमें, जैसे हिंदी और इंग्लिश आपकी बुक है, उसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप ईवीएस के इश्यूज को बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनको समझाते हैं। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाएंगे और उसी में से ईवीएस कॉन्सेप्ट निकालेंगे, इसका मतलब मैथ्स तो ईवीएस से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, कि हम सिर्फ लैंग्वेज से उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं ना, हम वहां से ही उसको नहीं इंटीग्रेट करके पढ़ा पा रहे हैं। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, वहां पर 3 सब्जेक्ट्स आपके पास है, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा मैथ्स, आप उन तीनों से कहीं ना कहीं उन तीनों के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं ईवीएस को। ठीक है, ईवीएस इज अ न्यू सब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस एट क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ईवीएस एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट क्लास इन फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएस एक ऐसी चीज है, एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसी चीज है जो बच्चा शुरू से अपने आसपास अपने पर्यावरण में देख रहा है, और अब हमें उसे उससे अवगत कराना है, उसके बारे में बताना है। फोर्थ ऑप्शन, ईवीएस एज अ सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एट क्लासेस 1 and 2। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड के बच्चे ईवीएस के बारे में नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके आसपास के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आसपास का पर्यावरण क्या है, पेड़ पौधों के बारे में वो जान रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं, तो बहुत इजीली वो उसे समझ लेते हैं। तो योर आंसर विल बी 2। आपका आंसर क्या होगा, 2। 72 क्वेश्चन आपसे कहता है, इन ईवीएस themes have been proposed instead of topics in the syllabus, why? जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया है, व्हाई, आपको रीजन फाइंड आउट करना है ना। तो कहते हैं जब आप ईवीएस पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, टॉपिक्स नहीं होते हैं, उसमें थीम्स ली जाती है, जैसे कि अ फैमिली, आर एनवायरमेंट, इस तरीके से हम टॉपिक उठाते हैं और उसके बारे में हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम थीम्स लेते हैं, हम टॉपिक्स नहीं लेते ईवीएस में। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस। ईवीएस में ताकि हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं हम थीम्स रखें, टॉपिक्स ना रखें। टॉपिक्स होंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आंसर हमारा गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें टॉपिक डिक्रीज करना है। देखिए हम, हमारा जब करिकुलम डिजाइन होता है, आपने एनसीएफ 2005 में भी पढ़ा होगा, हमारा करिकुलम जो है वो एक स्पाइरल करिकुलम है ना। जो आपने फर्स्ट में पढ़ा उसी से मिलता जुलता कुछ आगे आप उसमें सेकंड में पढ़ेंगे, जो सेकंड में और फर्स्ट में आपने पढ़ा उससे आगे का आप थर्ड में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं करिकुलम जो हमारा डिजाइन है वो इस तरीके से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट वैलिड नहीं है। टू एनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner's local environment। देखिए इस पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ेंगे हम। for developing connected and interrelated understanding, जहां पर connected और interrelated understanding की बात आ गई, वहां पर ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम लैंग्वेज और मैथ से कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके, इंटर रिलेट करके, इंटीग्रेट करके ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि जो लर्नर है वो क्या करता है, वो कनेक्शंस डेवलप करता है, वो इंटर रिलेशंस डेवलप करता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेता है थ्रू लोकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया है, हमने थीम्स ली है इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स, ताकि बच्चा उसके साथ कहीं ना कहीं एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the 6 broad themes of EVS in the present syllabus? देखिए अभी हाल फिलहाल में जो EVS के सिलेबस चल रहे हैं उसमें ही आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा एक थीम यहाँ पर लिखा गया है जो कि EVS में नहीं है। अगर आपने EVS की बुक्स देखी है प्राइमरी में तो आप देखेंगे उसमें फूड, शेल्टर, वाटर, हमारा आस पड़ोस, इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर इन चारों में से ऐसा कौन सा है, अगर आपने बुक्स को ध्यान से देखा है बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फोर्थ ऑप्शन, वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले कोई थीम नहीं है हमारे प्रेजेंट सिलेबस में। ठीक है, सो योर आंसर इज फोर्थ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर नॉट ट्रू आ जाए ना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं पेपर में ना, बहुत जल्दबाजी करते हैं, और इतनी जल्दबाजी ये कर देते हैं हम कि हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं और हमें लगता है भाई ये साइकोलॉजी का एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमने टिक कर दिया। यहाँ पर उन्होंने नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, यानी कि आपको देखना है कौन सा इसमें से सच नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, उसे उठा लीजिए। ठीक है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, बिल्कुल जी, ईवीएस क्या है, इंटीग्रेटेड है नेचर में, हम उसको हर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं। ईवीएस इज बेस्ड ऑन अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल हमने सेंटर में रखा है और बच्चे के हिसाब से हमने ईवीएस उसको हम पढ़ाते हैं, जो वो अपनी आस पड़ोस में देख रहा है, समझ रहा है, जो उसकी सराउंडिंग्स है उसको लेते हैं हम। EVS provides opportunities to the learners to explore their environment, बिल्कुल वो बिल्कुल हम एक्सप्लोर करने की, यहाँ पर क्या है, बच्चा एक्सप्लोर करता है एनवायरनमेंट को, उसको पूरी 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 अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ईवीएस द्वारा, क्योंकि हम उसको इस तरीके की एक्टिविटीज कराते हैं, इस तरीके के कहीं ना कहीं हम उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, उन्हें स्टोरीज नरेट करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई होती है। EVS emphasizes descriptions and definitions, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई चीज नरेट कर रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम वहां पर डेफिनेशंस पर कहीं पर भी किसी भी तरीके का हम एम्फोसिस नहीं करते हैं, क्योंकि हम ईवीएस में बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, हम उसको इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, पर हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि व्हाट इज फूड, व्हाट इज वाटर, इसकी एक डेफिनेशन आप एक प्रॉपर लिखी लिखाई जो है उसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है, इट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is very important in constructing knowledge in EVS? देखिए यहाँ पर आपको ना 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके बाद नीचे 4 ऑप्शंस, जिसमें से आपको चुनना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको ये बताना है कि which one of the following is very important, सबसे ज्यादा important है in constructing knowledge in EVS। जब आप EVS पढ़ा रहे हैं और बच्चा EVS में knowledge construct करता है, तो उसके लिए important क्या है। सबसे पहली चीज तो देखिए वही 4-5 पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि भाई बच्चा एक्टिव लर्नर हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, बच्चे को पूरे तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर वो समझ सके, टीचर फैसिलिटेटर हो, हेल्पर हो, है ना। तो उन्हीं में से हमें यहाँ पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो देखिए क्या पॉइंट्स है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट पहला लिखा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, अगर बच्चे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो सीखेगा ही नहीं। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा हमें यहाँ सही लग रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था अगर इस तरीके से आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस में ए नहीं है, तो भाई यहाँ ए डी इस सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं सेकंड को हटा देते हैं। अब बचे 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कहता है रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, यहाँ पर हम बच्चे की जो नॉलेज है उसको टीचर की नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे। क्या ये सही है? हम बच्चे की नॉलेज को रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे की नॉलेज को या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, या फिर हम उसको और ज्यादा कहीं ना कहीं स्कोप दे सकते हैं, तो हम उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा इतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, बिल्कुल ईवीएस जो है वो जरूरी नहीं है आप क्लासरूम के अंदर पढ़ें, आप क्लासरूम के बाहर पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगी। तो सी ऑप्शन भी हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन, रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। अब हम यहाँ पर हम क्या करें, बच्चा जो सीख कर आया है, बच्चे के पास जो लोकल नॉलेज है उसके साथ हम उस दूसरी नॉलेज को मिक्स करके मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये कह सकते हैं बच्चा जब नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है तब करता है जब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दे, ठीक है, जब कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो स्कूल के बाहर निकलकर भी सीखे, और तीसरा डी ऑप्शन रिलेट करें बच्चे की लोकल नॉलेज को जो हम उसके पास ऑलरेडी है और उसके बाद हम उसे और भी सिखाएं। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर मैटर कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, वो यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने सेकंड ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसमें ए था ही नहीं, है ना। अब ये जो 3 पॉइंट बचे थे इनमें ए ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर ए एंड डी है, सी नहीं है, यहाँ पर ए सी डी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आवर आंसर विल बी 1। तो दिस इज आवर आंसर, A, C and D।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंगेज लर्नर इन ईवीएस इज। देखिए ये कह रहा है बच्चे को ईवीएस में हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं और ऐसी कौन सी एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे हम बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर पहला लिखा है नैरेटिव्स। अब नैरेटिव से मतलब है कि जब आप उन्हें बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाएं, आप उन्हें कोई स्टोरी सुनाते हैं, और आप देखिए जब बच्चा छोटा है ना, प्राइमरी में होता है, तो उसको कहानियां बहुत फैसिनेट करती हैं, बच्चे को बहुत अच्छी लगती हैं उन्हें, और कहानियों के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, अगर आप हर बार सिर्फ रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक करेंगे तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा और बच्चा इंटरेस्ट खोने लगेगा। एक्सप्लेनेशंस बाय द टीचर, बच्चा बहुत छोटा है, प्राइमरी में ईवीएस जब हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आप हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे तो भी वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि पौधे क्या होते हैं, अब मैडम पौधे पौधे क्या होती है, वो समझाना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं अगर आप उसको वही चीज कहानियों के थ्रू या फिर अलग तरीके से नरेट करके बताएंगे तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। अब ये लिखा है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप हर चीज अगर ईवीएस के क्लासरूम के अंदर करेंगे तो भी ईवीएस इज नॉट इफेक्टिव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, नेरेटिव। सो द राइट आंसर विल बी नेरेटिव्स। Children should be encouraged to tap sources other than textbook and teachers in EVS. Why? देखिए ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है ना उसे सिर्फ टेक्स्ट बुक और टीचर्स के अलावा भी और सोर्सेज जो है कहीं ना कहीं उनके लिए उनको खोजने के लिए, उनसे समझने के लिए हमें प्रोत्साहित तो करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ किताबें और टीचर काफी नहीं है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए? जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास बुक है, टीचर है बताने के लिए, तो क्या ये काफी नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों हमें बच्चे को क्यों प्रभावित करना चाहिए, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, सॉरी, कि वो और सोर्सेज से भी पढ़ने की कोशिश करें, एनकरेज करें हम उसे कि और सोर्सेज भी वो खोजे। तो पहला ऑप्शन कहता है टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग। बिल्कुल सही बात है जी, सिर्फ टेक्स्ट बुक और टीचर ही सोर्स नहीं है ईवीएस के लिए। ईवीएस के लिए बहुत सारी चीजें, हमारा आस पड़ोस, पड़ोसी हो गए, नेबर्स हो गए, फैमिली हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, सब के सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज बिल्कुल सही है जी, हमें समझ में आ रही है। बी ऑप्शन, इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि ईवीएस में हम भी हैं, हमारी फैमिली भी आती है, हमारे नेबर्स भी आते हैं, एनवायरनमेंट भी आता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी वैलिड हो गया, इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड। कहीं ना कहीं ये आपको एक ऐसा अवसर प्रदान करेगा जिससे आप बच्चे के बैकग्राउंड को जांच सकते हैं। It will develop psychomotor skills and aesthetic sense of children. देखिए बच्चा जो है यहाँ पर जब ईवीएस की बात करते हैं तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई बच्चा जो है वो बहुत सारे सोर्स है, सिर्फ टीचर और बुक नहीं है, उसके पेरेंट और कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं हम बच्चे को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ ये एस्थेटिक हमारी सेंस आ गई या मोटर स्किल्स आ गए, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बी एंड सी इज करेक्ट। तो देखिए ए बी सी यहाँ पर सेकंड है, तो आर आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussions. The objective of conducting activities, questions and discussion is to, देखिए ये कह रहा है जब भी एक टीचर जो है वो हमेशा जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कोई एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं या फिर कोई सवाल पूछते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन एंड डिस्कशन इज टू, क्यों हम जो है ये सब चीजें पहले करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, ऐसा क्यों? इसमें पहला ऑप्शन है टू असेस द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल्स, बच्चे की जो प्रोसेस स्किल्स है, बच्चा किस हिसाब से किसी भी चीज को प्रोसेस कर रहा है वो जांचने के लिए। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, बच्चे को हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी दे रहे हैं जिससे बच्चा क्या कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बच्चे को हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सके। Discriminate between the children's based on their pace of learning,
हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए बच्चे के बीच में कि उसका पेस ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है। तो देखिए जहाँ डिस्क्रिमिनेशन आ गया वो तो आंसर नहीं हो सकता ना, हम इसलिए तो एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं। तो जहां जहां डी ऑप्शन है वो हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचे ये दो। अब देखिए ऊपर वाला जो है असेस द चाइल्ड्स प्रोसेस स्किल्स, किस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, अपने को प्रोसेस कर रहा है स्किल्स को। उसके अलावा उसको हम अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, हम उसको एक एनवायरनमेंट भी प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर विल बी 4 A B C। ठीक है, so this will be our answer. Next question is, a teacher conduct an experiment, एक टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है, how does food get spoiled, कि खाना जो है वो किस तरीके से खराब हो जाता है। टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, टीचर ने बच्चों के ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाए और उसके बाद भी सारे ग्रुप को मटेरियल दे दिया कि भैया आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। व्हाई डज टीचर फॉर्म ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स, तो टीचर ने ग्रुप क्यों बनाए। देखिए अब 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, जब भी आप ग्रुप बनाते हैं तो वो पीयर लर्निंग जो है उसको बढ़ावा देते हैं। इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, इससे सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है क्योंकि आप आपस में बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम का हल खोजने की कोशिश करेंगे, है ना। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, ये कहते हैं कि जब हम ग्रुप में बच्चों को काम करने को दे देते हैं तो ये बिना किसी बर्डन के एक काम भी हो जाता है हमारा और बर्डन भी फील नहीं होता। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ग्रुप इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि हम अपना बर्डन कम करें। ग्रुप लर्निंग इज एन असेंशियल स्ट्रैटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रुप एक्टिविटी आप इसलिए नहीं करा रहे कि भैया क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा। ग्रुप एक्टिविटी में डिस्कशन होगा, बच्चे बातचीत करेंगे और जब तक बच्चे बात नहीं करेंगे, अपने पॉइंट्स नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन में ही बैठे रहेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों यहाँ पर क्या है, रॉन्ग हो गए। तो बचे दो ऑप्शन ए एंड बी। तो देखते हैं ए और बी, ये देखिए पहले में ही हमें मिल गए हैं ए एंड बी, सो योर आंसर विल बी 1। लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following should not be the indicator of assessment in EVS? अब ये कह रहे हैं EVS अगर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपने EVS पढ़ाने के बाद असेसमेंट करना चाहा, तो असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज नॉट, आपको नेगेटिव ढूंढना है। अब इससे हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम पॉजिटिव ढूंढते हैं, नेगेटिव को हटा रहे हैं, या नेगेटिव हमें ढूंढना है, ठीक है। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास में इक्वालिटी रखें और हर एक के साथ जस्टिस, ये हो कि आप जानते हैं हर बच्चे का पेस ऑफ लर्निंग क्या है ना, उसके हिसाब से आप असेसमेंट कर रहे हैं। कोऑपरेशन, आप कोऑपरेशन को भी करें के अकॉर्डिंग भी आप ये देख सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है हमारे। रिमेम्बरिंग यानी कि याद करना या याद रखना हम कह सकते हैं। क्वेश्चनिंग, सवाल पूछना, देखिए सवाल पूछना इज वेरी कॉमन। जब भी आप असेसमेंट करते हैं, बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं आप, तो वहां पर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बच्चे से, दैट इज अ पार्ट, और वहां क्वेश्चनिंग में हमें बहुत सी चीजें जानने को मिल जाती हैं। तो ये जो रिमेम्बरिंग है, याद करना, कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ये असेसमेंट इन ईवीएस को इंडिकेट नहीं करता। सो योर आंसर विल बी 3। In EVS, teachers should provide opportunities to the children to assess themselves. EVS में क्या होता है, टीचर जो है बच्चों को पूर्ण अवसर देती है, पूरा मौका देती है कि वो अपने आप को असेस कर सके। तो वो जो सेल्फ असेसमेंट उस वक्त बच्चे कर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, क्या वो CCE है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है? बिल्कुल नहीं, असेसमेंट उसका पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए ये 3 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आप असेसमेंट जो है एज लर्निंग कर रहे हैं या असेसमेंट जो है ऑफ लर्निंग? यहाँ पर क्या होता है, असेस हम कहते हैं कि सीखने के लिए हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं, या फिर हमने कितना सीखा हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं सीखने के समान आकलन, या हमने कितना अपना
सीख लिया है, ठीक है। तो हम इसमें ये कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग हम कर रहे हैं। जब टीचर प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी बच्चे को कि वो अपने आप को असेसमेंट करे, तो वहां पर जो सेल्फ असेसमेंट होगा उसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। जो रेटिंग स्केल होता है आपका, उसमें आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आप बच्चे को कहीं ना कहीं इवेलुएट कर रहे हैं रेटिंग स्केल के द्वारा, तो क्या रिटन क्वेश्चंस पे आप जाएंगे कि बच्चे ने क्या आंसर लिखा है, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए लिखने में और बच्चे को जब आप पूरा साल देखते हैं वहां पर हर तरीके से आप उसको रेट कर सकते हैं, है ना। चेक लिस्ट भी हम नहीं देंगे और असाइनमेंट जो है उस पर भी हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ईवीएस। जब ईवीएस की बात आती है वहां पर ऑब्जर्वेशन इज मस्ट, बिकॉज व्हेन यू ऑब्जर्व देन ओनली यू कैन एनालाइज एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ऑब्जर्वेशन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। अब फिर से नॉट पूछा है भाई, ध्यान रखिएगा, नॉट नहीं। आपको ये बताना है कि जब हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो इन चारों में से कौन सा जो पॉइंट है वो ईवीएस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य कि भैया हम ये पढ़ा तो रहे हैं, जैसे आप लोग को कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वो टॉपिक हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं इस टॉपिक से। जैसे कि मान लो अगर मैं बच्चों को फूड पढ़ा रही हूँ तो मैं फूड क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि मैं बच्चों को समझा पाऊँ कि भाई आसपास आपके जो खाना है वो क्या है, क्या उसकी जरूरतें हैं, क्यों वो जरूरी है, कुछ भी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको देखना है, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। देखिए अगर बच्चे को आप क्यूरियस ही नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चा काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल पॉइंट हो गया हमारा, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है कि भैया हमें चाहिए कि हम बच्चे को क्या करें, उसको ऐसे नर्चर करें कि उसमें क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी बढ़ी। सेकंड पॉइंट, टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। बिल्कुल जी, ये भी उसका एक हो सकता है। जब मान लो आप पानी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप वाटर के बारे में बता रहे हैं, स्कैरसिटी ऑफ वाटर जब आप पढ़ाएंगे तो आप अवेयर कर रहे हैं ना बच्चे को एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। आप बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट जरूर देंगे जहां पर बच्चा खुद करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और एक्सप्लोर करे चीजों को और समझे, बिल्कुल ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। देखिए अभी कुछ देर पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, उसमें बस अब यहाँ लैंग्वेज चेंज हो गया। हम बच्चे को कभी भी टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को याद करने के लिए एनकरेज नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि ये ईवीएस का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपको वो चुनना है जो नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक्चर रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस। भाई पिक्चर रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ईवीएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी असेस्ड थ्रू पिक्चर रीडिंग। अब देखिए मान लीजिए आपने बच्चे को एक पिक्चर दिखा दी और आप बच्चे को बोले कि आप इस पिक्चर में जो भी देख पा रहे हैं, जो भी समझ पा रहे हैं वो आप एक्सप्लेन करिए, और आप उससे बच्चे को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इन चारों में से कौन सी वो चीज स्किल्स हैं जो मतलब असेसमेंट में आप यूज कर रहे हैं। देखिए जब बच्चा आपको कोई भी पिक्चर आप दिखाएंगे तो बच्चा उसे बिल्कुल ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उसको एनालाइज भी बच्चा करेगा, और एक्सप्रेशन यानी कि जब बच्चा उसको देखेगा कुछ समझाएगा तो एक्सप्रेस भी वो उसको कर रहा है, लेकिन उस पर वो कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स जस्ट अ पिक्चर जिसे बच्चा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लेन करेगा, समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पर्सपेक्टिव में उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है ना। वो उसके साथ कुछ और तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर, डी जिसमें नहीं हो। देखिए डी इसमें है तो ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी सब में डी नहीं है। अब हमारा ए बी सी ऑप्शन देखिए सेकंड, तो योर आंसर विल बी 2। व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर इज 2। तो ये ईवीएस पेडागोजी थी जो 2019 सीटेट क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी गई थी, जो कि मैंने आपके साथ थॉरोली डिस्कस की है। आप एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके
क्वेश्चंस जो है वो कितने करेक्ट हुए हैं। कल फिर हाजिर होंगे, कल लेकर आएंगे आपके साथ साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि 2019 के पेपर में आपसे पूछे गए थे, उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे दरख्वास्त रहेगी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। पुरानी वीडियो को जरूर देख लें, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियोस का लिंक भेज दूंगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।